जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खबर शदाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हमारी इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि 2023 में आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है एडमिशन का, उसके बाद आरपी का, वीज़ा फाइल करने का, सब कुछ। तो रफली तो आप सबको आइडिया है, पहले आपको डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करने होते हैं, वो भेजने होते हैं। उसके बाद आपको ऑफ़र लेटर आता है जब आप उसके बाद अपना रेजिडेंस परमिट फाइल करते हैं, रेजिडेंस परमिट अप्रूव हो के आता है तो आप उस पर उसके बाद वीज़ा डी फाइल करते हैं, वीज़ा डी पे आप ट्रैवल करते हैं एंड यहाँ आके अपना आरपी कलेक्ट कर लेते हैं। तो अब इसका प्रोसीजर थोड़ा थोड़ा कैसे चेंज हो रहा है 2023 में और क्या मामला हैं। अच्छा, 2023 में सबसे पहले तो मामला ये हैं, आपको पता है जैसे कि सबसे पहले तो ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हो गया। ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट होने के बाद से मसला ये हो गया कि पहले जो अपॉइंटमेंट्स वो डील कर रहे थे, जैसे ही आप ईमेल करते थे वो कुछ टाइम बाद आपको अपॉइंटमेंट दे देते थे, किसी को भी अपॉइंटमेंट मिल जाती थी, सब कुछ हो जाता था। तो अब मसाइल ये हैं कि आपको अपॉइंटमेंट जो है वो अब एक ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू मिलती है। कुछ लोगों ने अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट की, उनको एम्बेसी ने केटर किया। मैंने उनको कहा कि आप ईमेल करके एम्बेसी को देखें, डोंट गिव अ रीज़न, कुछ भी नहीं, जस्ट कहा कि आप हमें थोड़ी सी अर्ली अपॉइंटमेंट दे दें, एम्बेसी ने दे दी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदा उसको ट्राई करता रहे, अगर उसको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है या कुछ, लेकिन स्टिल यू कैन ट्राई। अगर एम्बेसी आपको केटर कर लेती है तो इट्स वेल एंड गुड। तो अभी तक मेरे से 3-4 लड़कों ने पूछा, मैंने उनको कहा ट्राई करो, और एम्बेसी ने उनको उठा के पहले की अपॉइंटमेंट दे दी विदाउट अ रीज़न, कुछ भी रीज़न नहीं बताया ना कुछ, उन्होंने जस्ट कहा कि गिव अस अ रीज़न अर्ली, अपॉइंटमेंट अर्ली, तो उन्होंने दे दी। अच्छा, अब बात यह है कि आजकल एम्बेसी ने कैप लगाया जर्मन मॉडल को फॉलो करके कि उन्होंने एक लिमिटेड लोगों को ही अब वो वेरिफिकेशन की अपॉइंटमेंट देते हैं, उससे लिमिटेड लोग ही आगे बढ़ पाते हैं रेजिडेंस परमिट के लिए। तो अभी तक आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अभी से सितंबर तक की बुक है। तो इसका मतलब ये है कि अब तो जो भी सोचेगा वो अगले साल के लिए सोचेगा, सितंबर 24, 1 साल से ऊपर का प्रोसीजर है अब तो। मतलब सीधा सीधा अगर आप अभी से वेरिफिकेशन की अपॉइंटमेंट लेते हैं आपको सितंबर की मिलती है, लेकिन चलें आप लेट सपोज रिक्वेस्ट करते हैं एम्बेसी को, या एम्बेसी कुछ भी थोड़ा सा पहले कर देती है, तो लेट सपोज आपको पहले वेरिफिकेशन मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पे अभी एक और पॉइंट है, पहले यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन दे देती थी कंडीशनल या समथिंग, आजकल नहीं देती। फर्स्ट डे डिमांड, लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स एंड देन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हाँ आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमें बता दें, क्योंकि अब उन्होंने शुरू किया है यूनिवर्सिटीज़ में। मेरी 2-3 यूनिवर्सिटी से बात हुई, उनका जी अब हम एटलीस्ट हमें ये है, क्योंकि प्रोसीजर बहुत लेंथी हो गया है, बच्चों को बहुत सारे मसाइल होते हैं बाद में, तो हम एटलीस्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ आप उनको रिक्वेस्ट करें कि जी आप हमारे डॉक्यूमेंट्स दे के हमें बता दें अगर कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो एटलीस्ट दिस चेक योर डॉक्यूमेंट्स एंड दे से ओके, आप अगर डॉक्यूमेंट लीगलाइज करा लें हम आपको एडमिशन दे देंगे, ये वो सब कुछ, कि अगर आगे कोई रूल चेंज नहीं होता तो अभी के लिहाज से हम आपको दे देंगे, समथिंग लाइक दिस। तो यूनिवर्सिटीज़ को रिक्वेस्ट करके पूछ रहे हैं। कुछ मेरे पास ईमेल्स आई हैं यूनिवर्सिटीज़ की, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ ने कहा है कि येस ओके, आप अगर डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करा लेंगे तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम आपको एडमिशन दे देंगे। अच्छा, अब उसके बाद प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप में पहले यही है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, पहले सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आपने ऑस्ट्रिया जाना है कि नहीं जाना, ठीक है। क्योंकि प्रोसीजर अब इस तरह नहीं है कि आप कहें जी मैं प्रोसेस में चला जाऊँ, फिर उसके बाद मैं उधर चला जाऊँ, फिर उधर चला जाऊँ, ऐसा काम नहीं है। अगर आपने पक्का सोचा आपने ऑस्ट्रिया जाना है तो उसके बाद ही आप ऑस्ट्रिया की तरफ जाएँ, ये मेरी एक रिकमेंडेशन। लेट सपोज हम एम्बेसी के प्रोसीजर पे ही चल रहे हैं, आपके पास जुलाई की सबसे पहले अपॉइंटमेंट है वेरिफिकेशन की। आपने सबसे पहले तो अपने फर्स्ट स्टेप पे वेरिफिकेशन की अपॉइंटमेंट लेनी है। वेरिफिकेशन की आपने अपॉइंटमेंट ले ली, वो आपको मिल गई, उस पे जाने के लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या है प्रिपेयर करने के लिए, आपने अपने मैट्रिक, FSC, बैचलर की डिग्री, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, ये आपने बना लेना है। ये सब मोफा से टेस्ट होंगे। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मोफा से टेस्ट होने से पहले अपने रिलेटिव बोर्ड से टेस्ट होंगे। मतलब बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो HEC ये टेस्ट करेगा पहले, और इसी तरह जो मैट्रिक और FSC है वो IBCC या वो अटेस्ट करेगा, IBCC करेगा, और IBCC से पहले बोर्ड की वेरिफिकेशन वो लाने को बोलते हैं। तो इसके बाद फिर फॉरेन ऑफिसर टेस्ट करेगा और फिर आप एम्बेसी में वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है, बाकी एजुकेशनल तो इट्स ऑल ओके, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बर्थ सर्टिफिकेट। वो उसका एक मैं पूरी 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ कि उसको कैसे ठीक करना है। बस यही बात है कि नॉर्मल अगर एंट्री है तो वो आपके पैदा होने के 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपने एंट्री कराई है तो इट शुड बी नॉर्मल, अगर आपने उसके बाद कराई है तो इट शुड बी लेट, ठीक है। और 2021 के बाद जो लेट एंट्रीज़ हैं वो कोर्ट के प्रोसीजर से फॉलो होंगी। उसके अलावा मतलब अगर आप लेट करते हैं तो इट वुड बी अ ऑब्जेक्शन के डायरेक्ट आपने कैसे लेट एंट्री करा ली विदाउट अ कोर्ट ऑर्डर और समथिंग। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लीगलाइज कराने हैं। अब अच्छा, सबसे ज़्यादा बच्चों का ये सवाल होता है कि जी मैट्रिक FSC भी कराएं, क्योंकि इट्स 80 यूरोज़ पर पेज। तो वेरिफिकेशन की फ़ीस पहले 28,600 आपने पे करनी है, फिर उसके बाद लीगलाइजेशन की जब टाइम आएगा तो फिर जी
80 यूरोस पर पेज के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। मतलब इट्स 160 यूरोस अगर मैट्रिक एफएससी करें। मैट्रिक एफएससी की सनद इस ओके, मोर देन ओके, आपको और कुछ नहीं कराना, इट्स मोर देन ओके। जो सनद होती है, जो सर्टिफिकेट होता है, उसमें मार्क्स होते हैं, इट्स ऑल ओके। तो अच्छा, अब उसको कराना है कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी आपसे क्या डिमांड कर रही है। अगर यूनिवर्सिटी नहीं डिमांड करा रही तो आप बेशक ना कराएं, अगर यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है तो आप करा लें। कुछ लड़कों ने भी रिसेंटली ये प्रोसीजर फॉलो किया है कि उन्होंने मैट्रिक और एफएससी भी नहीं कराई। जिस तरह मैं कहता हूँ पुलिस सर्टिफिकेट भी मत कराओ, उन्होंने मैट्रिक और एफएससी भी नहीं कराई। वो भी कह दिया कि जी हम आरपी के टाइम अगर ज़रूरत पड़ेगी या हमसे यूनिवर्सिटी डिमांड करेगी तो हम दोबारा रिक्वेस्ट करके कर लेंगे। या यूनिवर्सिटी को उन्होंने कह दिया कि जी दे टुक अ चांस, दे टुक अ रिस्क, जो कि अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी या एम्बेसी को हम कह देंगे कि भाई ठीक है, हम आरपी के टाइम आपको वो भी लीगलाइज करके भेज देंगे, अभी आप हमें बैचलर की बेस पर एडमिशन तो दो। बच्चों में हिम्मत थी, गढ़ था उनको बात करने का, उन्होंने एम्बेसी से बात कर, यूनिवर्सिटी से बात कर ली। खैर उन केस में ये भी था कि उनको यूनिवर्सिटीज़ ने कहा भी नहीं था मैट्रिक और एफएससी वेरीफाई करने का, तो उन्होंने नहीं कराई। ठीक है, उन्होंने एज अ चांस रख दी कि हम बाद में करा लेंगे, एंड इट वर्क। यूनिवर्सिटी ने उनसे नहीं मांगी बैचलर के, उस पर उनको एडमिशन दे दिया, ओवर एंड आउट, उनके 160 यूरोस बच गए। खैर अच्छा, पहले वेरिफिकेशन के लिए आपने अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है। उस वेरिफिकेशन की डेट पे आपने जाना, अपने डॉक्यूमेंट्स दे आने हैं एम्बेसी को। इट शुड बी अ कॉपी, एम्बेसी सिर्फ कॉपी रखेगी और एम्बेसी ओरिजिनल आपको चेक करके उनके साथ इक्वलाइज करके वापस कर देगी, क्योंकि उनको वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल नहीं चाहिए। वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलता है 2 से 3 महीने चलता है। वकील आता है, समटाइम्स आपसे रब्ता करता है, समटाइम्स नहीं करता, बाहर से वेरिफिकेशन करके चला जाता है। तो ये प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन का। अच्छा, अब अगर वकील आपसे कोई रब्ता करे कि यार ये वेरिफिकेशन में आप मुझे ये डॉक्यूमेंट कर दो, वेरीफाई समथिंग लाइक दिस, तो आप करके दे सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कराची में अक्सर लोगों ने ऐसे करके दिया है एंड इट हैड नो प्रॉब्लम। वो उन्होंने करके उनको उनकी हेल्प किया है वकीलों की, क्योंकि ज़ाहिर है उनके लिए यहाँ से जाना है नॉल कुछ मुश्किल था, तो उन्होंने कह दिया। बाकी वकील के जो पैसे मांगने वाला चक्कर है उस पर मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ, वो आप उस पर चेक करेंगे। अगर वकील पैसे डिमांड करे तो क्या करना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद जी आपकी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आ जाती है पॉजिटिव इंशाल्लाह। आपको एम्बेसी खुद ही अपॉइंटमेंट की डेट देती है कि आके आप लीगलाइज़ करा लें। आपने उस दिन में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज़ करा लेना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेके जाएंगे, वो सुबह सबमिट करेंगे तो शाम को आपको वापस मिल जाएंगे। अच्छा, अब नॉर्मली अब लड़के ये पूछते हैं कि हम एडमिशन के लिए कब अप्लाई करना शुरू करें। मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप एडमिशन के लिए तब अप्लाई करें जब आप वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट करा चुके हैं। जब आप वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट करा चुके हैं और आपका 1 मंथ गुजर गए, तब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना शुरू करें। कुछ की डेडलाइंस होती हैं, कुछ की नहीं होती, कुछ पूरे साल में भी ले लेती हैं एडमिशन्स, तो जैसे उस तरह है आप अप्लाई कर लेंगे। अगर आपने पहले किया हुआ है तो यूनिवर्सिटी ने आपको यकीनन एक डेडलाइन दी होगी, उससे पहले आप अपने लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स भेज दें। अगर आपने नहीं भेजे तो आप यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो डेट आपकी एक्सटेंड कर दे, आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में देख ले। कुछ नेक्स्ट सेमेस्टर में डेफर कर देती हैं, कुछ आपको कहती हैं नहीं भाई आपको दोबारा अप्लाई करना होगा। तो वो व्हाट इज़ द केस, आपने उस तरह कर लेना है। अब लीगलाइजेशन के टाइम पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करा लेने हैं, स्टैम्प करके वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। 80 यूरोस पर डॉक्यूमेंट आप उसकी फ़ीस है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में भेजेंगे। 1 महीना 2 महीने में यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर दे देती है। उस टाइम में कोशिश करें कि आप अपना जो है अकोमोडेशन ढूंढनी शुरू करें, क्योंकि आप लोग पहले से आपको प्रोसीजर अब सबको पता है। आरपी के अपनी डेट्स आप बुक करके रख लेते हैं। आप आरपी की डेट्स बुक करके रखी होती है, तो इतना टाइम रखें कि आप दोनों में अकोमोडेशन का मामला हल कर लें, क्योंकि अकोमोडेशन आजकल सबसे बड़ा मसला है। और अकोमोडेशन आजकल ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। मतलब बच्चों की जान पे बनी हुई है अकोमोडेशन के लिए। मेरी समेत मैं खुद बहुत बच्चों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कुछ अकोमोडेशन मिल जाएँ, लेकिन नहीं मिल पा रही, तो अल्लाह उनके लिए आसानी करे। तो ये सारा प्रोसेस है कि अकोमोडेशन के लिए आप कोशिश करें कि इतना टाइम हो जाए। अच्छा, फिर बाकी रेजिडेंस परमिट के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए वो आपके एजुकेशनल है। उसके बाद आपको वही जो पुलिस सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट आप वेरीफाई और लीगलाइज कराते हैं वो। उसके बाद आपको ऑफ़र लेटर चाहिए, आपको अकोमोडेशन का लेटर चाहिए, आपको प्रूफ ऑफ फंड चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ ऑफ फंड्स होते हैं ऑब्वियसली अपने 1 साल के शो करने होते हैं, और 1 साल जो अगला होता है उसके लिए भी आपकी कोई बैक सपोर्ट इतनी होनी चाहिए कि ये होना चाहिए। रूल 2022 to 23 क्या आप बदले। बहुत सारे सवाल हैं लड़कों के कि जी ऐसे हो गया वैसे हो गया। मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह डिटेल, और फिर आपको बताऊंगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और उसके बाद आप रेजिडेंस परमिट फाइल कर देते हैं 2 से 3 महीने में। नॉर्मली आजकल रेजिडेंस परमिट अप्रूव होकर आ रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस बहुत इफेक्टिव होता जा रहा है आस्ता आस्ता। ऑनलाइन सिस्टम पे जा रहे हैं, मामला ईजी होते जा रहे हैं। इसी तरह फिर जो एम्बेसी है वो कभी डॉक्यूमेंट जल्दी फॉरवर्ड कर देती है, कभी लेट फॉरवर्ड करती है। हमने ऐसे भी केस देखे कि 2 लड़के हैं, उन्होंने इकट्ठे 2 दोस्तों ने फ़ाइल किया, एक कार भी अप्रूव भी हो गया और दूसरा भी वेट कर रहा। तो ये डिपेंड करता है एम्बेसी ने कैसे आपके डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड किए, कैसे आगे प्रोसीजर चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, उस चीज़ पे सारा कुछ रन करता है। तो
रेजिडेंस परमिट में हाँ जो मजिस्ट्रेट है आपका वो आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर कर सकता है। समटाइम्स वो आपको डायरेक्ट ईमेल कर देता है, समटाइम्स वो एम्बेसी में कोई लेटर भेजता है, वो जाके आपने कलेक्ट करना होता है, फिर उसको डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने होते हैं, मतलब फिर आप मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट ईमेल कर देते हो, उसमें उसका एड्रेस होता है। और अब लड़के जो है ना वो ये करते हैं जी कि वो बहुत ज़्यादा मुझसे सवाल करते हैं, सर आरपी आज फाइल के साथ ही मुझे कहते हैं जी मजिस्ट्रेट का एड्रेस दे दें, हमने उसको ईमेल करनी है। भाई 2 महीने 2.5 महीने से पहले बिल्कुल उसको ईमेल नहीं करो, इट को रिजल्ट इन प्रॉब्लम फॉर योर प्रोसेस। क्योंकि एक आध फुल मैंने बताया था कि रिजेक्शन आ चुकी है जिसके एंड पे लिखा था योर टू मैनी ईमेल्स मेड अस सस्पिशियस, कि आपका मकसद कुछ और है। तो बहुत ज़्यादा ईमेल्स भी करने से 2 महीने पहले तक 2 महीने 2.5 महीने तक तो बिल्कुल उनको छेड़ो भी मत। अगर उससे पहले आ जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना आए, जिस तरह मैंने अभी भाई का एक इंटरव्यू किया था उसका 1 महीने 10 दिन में आ गया था। उसके बाद मतलब किसी का जल्दी भी आ जाता है, अगर जल्दी ना आए तो उनको 2-2.5 महीने से पहले बिल्कुल मत छेड़ो, बिल्कुल मत छेड़ो, प्लीज़ मत छेड़ो, ठीक है। लेट देम डू देयर ड्यू प्रोसेस, अगर उनको कुछ चाहिए होगा तो आपसे डिमांड कर लेंगे। अच्छा, वंस आरपी इज़ अप्रूव तो फिर उसके बाद हाँ आरपी का फॉर्म के बारे में बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं, सर कौन सा फॉर्म लें, पुराना नया कौन सा, ये वो सब, कोई भी फॉर्म चल जाता है भाई, सब फॉर्म चल जाते हैं। आज तक मैं अभी तक अपना जब मैं लास्ट भी अपना वो पीआर फाइल करके आया तो उसके लिए मैंने पुराने से पुराना फॉर्म लेके फाइल कर दिया था, कोई टेंशन नहीं होती। इट्स ऑल द सेम, सब फॉर्म्स में एक इन्फॉर्मेशन है, आप कोई भी फॉर्म लेके फिल कर सकते हैं, कोई उस पर मसला नहीं है कि कौन सा फॉर्म लेना है। कोई भी फॉर्म जो आपको अवेलेबल है लेके फिल करके भेज दो, अभी तक उसमें कोई इन्होंने सख्ती नहीं की। उसके बाद जी जब आपका आरपी अप्रूव होकर आ जाता है फिर आपको एम्बेसी खुद ही आजकल वीज़ा डी की अपॉइंटमेंट दे देती है। आरपी की फ़ीस 160 यूरोस थी आज तक, तो ठीक है, इसके इक्विवेलेंट आपको पे करने होते हैं पाकिस्तान में। अब उसके बाद जी वीज़ा डी आ जाता है। वीज़ा डी के लिए जब आपकी अपॉइंटमेंट देते थे यूनिवर्सिटी, आपने एम्बेसी आपने उस डेट पे वीज़ा डी लेके चला जाना। वीज़ा डी का फॉर्म जो आपको ईमेल की कंफर्मेशन आती है कि आपका आरपी अप्रूव हो गया है वो लेके, प्लस डमी टिकट या टिकट व्हाट्सएवर जो आपको है वो लेके जाएँ। मैं रिकमेंड करता हूँ डमी टिकट ले जाओ, क्योंकि ओरिजिनल टिकट ज़ाहिर है इट कुड भी, ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे मतलब स्ट्राइक हो जाए, कुछ हो जाए, एम्बेसी ना पहुँच सको उस टाइम पर, या कुछ आपका पासपोर्ट अपना कलेक्ट कर सको 2-4 दिन ऊपर नीचे। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ अपने जिनका भी मैं फाइल करता हूँ कि आप डमी टिकट दे दो, और उसके बाद जब आपका पासपोर्ट कलेक्ट हो जाए तो आप टिकट बुक करो और उसके बाद आ जाओ, जैसे भी आपको ईजी हो व्हाट्सएवर। तो ये सारा प्रोसीजर होता है। उसके बाद वीज़ा डी का पासपोर्ट आप कलेक्ट करते हो, वो वीज़ा डी की कोई फ़ीस नहीं होती, इट्स ऑल फ्री। उसमें इंश्योरेंस देना चाहो दोबारा दे सकते हो जो आपने पहले दी होती है। जो आरपी के टाइम इंश्योरेंस दी होती है उसके साथ 2 पेजेस लगाना मत भूलो बेनिफिट्स वाले, वो भी कभी कभी वो ऑब्जेक्शन दे देते हैं कि जिसके बेनिफिट्स क्या हैं एंड ऑल। तो ये ओवर एंड ऑल रन डाउन प्रोसीजर है 2023 में, आपने इसको फॉलो करना है और ऐसे ही सारा मामला चलेगा। बाकी इसकी डिटेल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑल क्या मामला चेंज हुए, मैं अपनी एक और वीडियो में बताऊँगा। आपको प्रोसेस में कोई मसला हो तो प्लीज़ मेरे से दोबारा पूछें, कोई क्वेश्चन हो तो आई एम अवेलेबल टू आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।